नमस्ते, मैं नवीन भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था राजस्थान के लोक नृत्य, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए लोक नृत्यों के प्रकार में से सबसे पहला प्रकार जो कि कौन सा है, राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य। अगर सिंपल सा पूछा जाए कि लोक नृत्य के कितने प्रकार है तो देखो मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार है। पहला क्षेत्रीय नृत्य, मतलब वो नृत्य राजस्थान के जो कि हाँ लोक नृत्य तो है मगर राजस्थान में भी किसी पर्टिकुलर जगह के वो क्या है, फेमस है। फॉर एग्जाम्पल घेर हो गई, फॉर एग्जाम्पल गुडला नृत्य अपने मारवाड़ वाला हो गया, फॉर एग्जाम्पल चरी नृत्य अपने किशनगढ़ वाला हो गया। ये क्या है, क्षेत्रीय नृत्य। अब जब इन्हीं क्षेत्रीय नृत्यों का मंचन करने के लिए जब इस नृत्य के कलाकारों को जब पैसे मिलने लग गए और उन लोगों ने अपनी उस कला को जब व्यवसाय बना दिया, बिजनेस बना दिया, तो उन्हीं नृत्यों को क्या कहा गया, व्यावसायिक नृत्य। मूल रूप से राजस्थान के 3 नृत्यों को व्यावसायिक माना जाता है। पहला तेरह ताली, दूसरा भवाई नृत्य और तीसरा है कच्छी घोड़ी नृत्य। उसके बाद में जो तीसरी श्रेणी जो नृत्यों की आती है वो है जनजातीय या फिर जातीय नृत्य। वो नृत्य जो कि किसी जनजाति विशेष या फिर जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं। और अंतिम रूप से एक और प्रकार बना दिया गया धार्मिक नृत्यों का, जो कि ले दे के इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मगर मान लो कोई नृत्य आप किसी त्योहार विशेष पर कर रहे हो तो उन्हें क्या कहेंगे, धार्मिक नृत्य। आज की क्लास में जो नृत्य अपन शुरू करेंगे उनका नाम क्या है, क्षेत्रीय नृत्य। और क्षेत्रीय नृत्य में सबसे पहला जो नृत्य जो आता है वो कौन सा है, आपके घेर नृत्य। ठीक है, अब देखो जो घेर नृत्य है, इन घेर नृत्य की शुरुआत तो हुई थी मेवाड़ से। कहां से हुई, मेवाड़ से। प्रारंभ तो ये कहां से हुआ, मेवाड़ से। और मेवाड़ से आगे जाते जाते ये नृत्य और कहां पर प्रसिद्ध हुआ, बाड़मेर में। कहां पर, बाड़मेर में। आप भी जानते हो कि भाई मेवाड़ में महाराणा प्रताप का अगर किसी जनजाति समुदाय ने सर्वाधिक सहयोग किया था तो वो समुदाय कौन सा था, भील जनजाति। उसी भील जनजाति द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में कौन से नृत्य को शुरू किया गया, घेर। कौन से नृत्य को, घेर को। तो मेवाड़ में शुरू करने वाली जाति कौन सी है, तो भील जनजाति। अब देखो ये नृत्य शुरू कैसे हुआ। भील जनजाति में कोई भी खुशी का अवसर होता तो उस खुशी के अवसर पर वो लोग क्या करते, एक गोल घेरा बनाते। गोल घेरा बना के हाथों में खांडे लेते और खांडे लेकर गोल घूमते हुए ही वो क्या करते, नृत्य करते। गोल घेरे में घूमते हुए वो नृत्य कर रहे थे, इस वजह से उस घेरे की वजह से इस नृत्य का नाम क्या पड़ा, घेर नृत्य। क्या पड़ा, घेर नृत्य। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान रूप में ये घेर नृत्य कहाँ पर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, हाँ चाहे भले इसकी शुरुआत मेवाड़ से हुई मगर वर्तमान में देखा जाए तो यह नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन से क्षेत्र में है, बाड़मेर में। कहां पर, बाड़मेर में। इसी कारणवश अगर आपसे कभी एग्जाम में यह पूछा जाए कि घेर के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है, तो घेर के लिए प्रसिद्ध स्थान जो है यह पड़ता है अपने बाड़मेर में। कहां पर, बाड़मेर, जिसका नाम है कन्नाड़ा गांव। कौन सा गांव, कन्नाड़ा गांव। और यह कन्नाड़ा गांव आपके कहां पर पड़ेगा, बाड़मेर में। कहां पर, बाड़मेर। इसी बाड़मेर में एक और जगह पड़ती है जिसका नाम है लाखोटा गांव। और उस लाखोटा गांव में एक विशेष प्रकार की घेर रमी जाती है जिसमें बड़े अंगरखी, कभी आपने सुना होगा, वैसे ही अंगरखियां जो होती है वो काफी बड़ी होती है, वो सेट आपके पैरों तक जाती है। तो वो बड़ी बड़ी अंगरखियां पहन के जब वहां पर घेर रमी जाती है तो उस घेर को कहते हैं आंगी बांगी की घेर। कौन सी घेर, आंगी बांगी की घेर। अब देखो एक नॉर्मल सी अंगरखी जो होती है वो तो आपके कितने में आ जाएगी, 400 500 या ज्यादा ज्यादा 1000 रुपए में आ जाएगी। मगर इतनी मोटी अगर अंगरखी लेने जाएंगे तो कम से कम लाख रुपए की आएगी। कितने रुपए की, लाख रुपए की। तो याद रखना आंगी बांगी की घेर आपके कहां पर रमी जाती है, तो बाड़मेर का एक गांव है जिसका नाम है लाखोटा गांव। कौन सा गांव, लाखोटा गांव। और ये लाखोटा गांव आपके कहां पर है, बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर में। एक और सिंपल सी है, थोड़ी सी याद रखना, भाटा घेर। कौन सी घेर, भाटा घेर। ये अपने साचौर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आहोर। क्या नाम है,
आहोर। उस आहोर नामक स्थान पर, जो कि अपने कहाँ पर पड़ता है, सांचौर में, वहां पर आपके कौन सी गेर रमी जाती है, भाटा गेर। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीजें हुई किसके बारे में, गेर के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे कि भाई गेर वास्तविकता में होता कैसे है और गेर को खेला कैसे जाता है। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सी जानकारी क्या थी, शुरुआत कहाँ से हुई, मेवाड़ से। फिर कहाँ पर गया ये नृत्य, बाड़मेर में। मेवाड़ में शुरू करने वाली जनजाति कौन सी, भील। प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, कन्नाड़ा गांव, बाड़मेर। आंगी बांगी की घेर कहाँ पे, लाखोटा गांव, बाड़मेर। भाटा घेर कहाँ पर है, आहोर, सांचौर। एक और घेर है जो कि पूरी पूरी अपन अलग से ही पढ़ेंगे, जिसका नाम है तलवारों की घेर। क्या नाम है, तलवारों की घेर, वो अपन अलग से पढ़ेंगे। ये यहाँ पर तलवारों की घेर का आपको फोटो दे रखा है। और जिस घेर की मैं अभी बात कर रहा था, आंगी बांगी की घेर, उसका फोटो ये देखो। इतनी बड़ी अंगरखी पहनकर ये क्या करते हैं, घेर रमते हैं। इस अंगरखी के कारण ही इस नृत्य का नाम क्या पड़ा आपके, आंगी बांगी की घेर। क्लियर है। अब देखो ये नृत्य किया कैसे जाता है, सुनो मेरी बात। होली के अगले दिन से लेकर होली के अगले दिन से लेकर 15 दिनों तक, कितने दिनों तक, 15 दिनों तक गोल घेरे में घूमते हुए, हाथों में खांडे लेकर, क्या लेकर, हाथों में खांडे लेकर आपके कौन सा नृत्य रमा जाता है, घेर। कौन सा रमा जाता है, घेर। घेर नृत्य के मंचन के दौरान इसमें विशेष एक गीत गाया जाता है, जो कि हम राजस्थानियों में अगर देखा जाए, राजस्थानियों के अगर फेवरेट लोकगीतों में देखा जाए तो वो बहुत से लोगों का फेवरेट लोकगीत है, जिनको हम बोलते हैं फाग गीत। कौन सा गीत, फाग गीत। और बिल्कुल मैं देसी में बोलूँ तो इसको अपन बोलते हैं फागणिया। क्या बोलते हैं, फागणिया। तो होली के अगले दिन से लेकर अगले 15 दिनों तक हाथों में खांडे लेकर फाग गीत के साथ में आपके कौन सा नृत्य रमा जाता है, तो वो है घेर। कौन सा है, घेर। अब आप कहोगे कि सर बाकी सारी चीजें तो ठीक है, मगर आपने एक जो शब्द लिखा है जो कि कौन सा है, खांडे। इस खांडे से मतलब क्या है, पहले तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि भाई खांडे से आप क्या समझते हो, देसी में, राजस्थानी भाषा में। देखो खांडे का मतलब बहुत अलग अलग हो जाते हैं। एक खांडा अगर युद्ध में देखे तो वो तलवार होती है जो कि सीधी होती है, और अगर एक ही बार उसका प्रहार किया जाए तो वो दुश्मन को 2 टुकड़े में बांट देती है। ठीक है, एक खांडना होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप ईमान दस्ते में कुछ कूट रहे हो तो उसको भी क्या बोलते, खांडना कहते। अगर आपकी मम्मी उसी ईमान दस्ते के मुसल से आपको कूट दे तो उसको भी क्या कहेंगे, खांडना कहेंगे। मगर अपने नृत्य वाला जो खांडे है, इससे मतलब ये है कि हाँ, हम सभी जने जानते हैं कि आज भी जब घेर रमी जाती है तो उसमें लकड़ी के डंडे लिए जाते हैं, मगर वो डंडे सामान्य से डंडे हैं। और अपने यहाँ पर जब घेर जब भी रमी जाती तो कभी भी हम वो सामान्य से डंडों के साथ में घेर नहीं रमते थे। हम क्या करते थे, तो सुनिएगा, एक लकड़ी का डंडा लेते, उस लकड़ी के डंडे के ऊपर की जो वो छाल जो है, उस छाल को उतारा जाता, और छाल को उतारने के बाद में 2-2 उंगलियों का गैप रख के उस छाल को वापस उस पर लपेटा जाता। लपेटने के बाद में उसको आग में क्या करते, सेकते। अब इससे क्या होता, तो समझिएगा, जहां जहां पर वो छाल है वहां वहां पर तो क्या हुआ कि भाई सफेद रंग रहा हो, जहां जहां पर छाल नहीं थी वहां वहां पर कौन सा रंग हो गया, ब्लैक कलर हो गया। तो इसी प्रकार आपके घेर के पंचुड़े क्या हो गए, तैयार हो गए। पुराने समय में टेप नहीं थी, इस वजह से ऐसे खांडे बनाए जाते थे। आज अगर होता तो आज लिटरली मेरा एक स्टूडेंट जो कि खिरवाड़ा में पढ़ता है, वो कहता है कि सर पहले इस प्रकार से बनाए जाते हैं, मगर आज तो बहुत सिंपली खांडे बन जाते हैं। क्या किया जाता है, काले रंग की जो टेप होती है उसको 2-2 उंगलियों का गैप रख के बांध दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, खांडे है। इधर बना भी हुआ है मगर उसमें ब्लैक लाइन अपने को लगानी है। ठीक है, होली के अगले दिन से लेकर 15 दिनों तक हाथों में खांडे लेकर, कौन से गीत के साथ में, फाग गीत के साथ में। और सुनो, एक और चीज आती है वाद्य यंत्र, जो कि आपके नृत्यों में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और कंफर्म ये पूछे जाते हैं। वाद्य यंत्र आपके घेर में कौन से आ जाते हैं, एक तो आएगा ढोल। क्या आएगा, ढोल।
एक आएगा थाली। क्या आएगा? थाली। अपने राजस्थान में सबसे कॉमन वाद्य यंत्र यही थे, एक तो ढोल है, दूसरा थाली है। ढोल मोस्टली गांवों में मिल जाया करता, और थाली तो यूं है कि भाई थाली सबके ही घर में पड़ी रहती है, तो थाली को बजाने लग जाते, तो वो भी अपना क्या बना? एक वाद्य यंत्र बना। एक और वाद्य यंत्र जो कि दो जगह से बैंड हो रखा होता है, इसलिए वो बाका हो रखा है, इसलिए उसका नाम ही क्या है? बाकियो। उस बाकिया वाद्य यंत्र का भी किसमें प्रयोग लिया जाता है? घेर में। बाकिया, ठीक है। ढोल, थाली और बाकियों की धुन के साथ में फाग गीत गाते हुए हाथों में खांडे लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है? घेर। कौन सा किया जाता है? घेर नृत्य। क्लियर है? आगे बढ़े तो आगे आई है तलवारों की घेर। राजस्थान की अगर जैसे ही आपके होली का समय आया, होली के अगले दिन से ही आप देखना आपके इंस्टाग्राम की आईडी पे भर भर के एक रील बार बार आती रहेगी, जो कि आपके राजस्थान के उदयपुर से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है मेनार गांव। उस मेनार गांव में रमी जाने वाली वो घेर है जिसका नाम क्या है? तलवारों की घेर। ठीक है, तलवारों की घेर कहाँ रमी जाती है पहले तो ये देख लो। ये रमी जाती है अपने मेनार गांव में, जो कि आपके कहां पर है? उदयपुर। कहां पर? उदयपुर। मेनार गांव में भी विशेष एक चौराया है, जिस चौराहे का नाम है ओमकारेश्वर चौराया। कौन सा चौराया है वो? ओमकारेश्वर चौराया। उस ओमकारेश्वर चौराहे पर समस्त मेनारिया समाज के जो वहाँ के जो ब्राह्मण है वो इकट्ठा होंगे, योद्धा जैसी पोशाक धारण करेंगे, और वहाँ पर जिनके पास में है तलवारें तो वो तलवारें लेकर आएंगे, जिनके पास में बंदूकें हैं तो बंदूकें लेके आएंगे, और उसी के साथ में वहाँ पर वो घेर रमी जाएगी। ये घेर रमी जाती है होली के दूसरे दिन। होली का अगला दिन कौन सा है? धुलंडी। और उसके अगले दिन कहते हैं जमरा बीज। किस दिन? जमरा बीज। जमरा बीज के दिन आपके राजस्थान में कौन सी घेर रमी जाती है? तो कौन सी है? आपके तलवारों की घेर। अब इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी बताई जाती है, वो ये थी कि अपने उदयपुर, मतलब उदय सिंह जी जब हुए तो उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया, और उदयपुर बसने के बाद में हमारे मेवाड़ की राजधानी क्या रही? उदयपुर ही लंबे समय तक। आज भी अगर मान के चलो तो मेवाड़ की राजधानी तो अपने क्या है? उदयपुर है। अब हुआ यूं कि भाई उदयपुर राजधानी है और शासनकाल चल रहा है महाराणा अमर सिंह जी का। उस समय उदयपुर से जस्ट 35-40 किलोमीटर दूर ही मेनार करके गांव था, जो कि मुगलों की चौकी हो रखा था। अब 35-40 किलोमीटर दूर ही अगर कोई मुगलों की चौकी वहां पर स्थापित है, तो दिक्कत वाली बात है कि 35-40 किलोमीटर आज अपन गाड़ी से भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का सफर है, और अगर घोड़े से पुराने समय में आए तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे लग जाएंगे। क्या पता किसी दिन एक ऐसी घटना घटे कि वहां पर मेनार वाली चौकी में मुगल सैनिक थोड़े थोड़े होते होते इकट्ठे हो जाए और डायरेक्ट किस पर अटैक कर दे? अपने उदयपुर राजधानी पर। राजधानी में तो राजा और राजा का परिवार रहता, तो ये चिंता कहीं ना कहीं पर आपके अमर सिंह जी को सता रही थी। और उसी समय अपने मेनार गांव के एक मेनारिया ब्राह्मण थे जिनका नाम था मधुश्याम जी मेनारिया। जब मधुश्याम जी मेनारिया महाराणा अमर सिंह जी से मिलते तो उनके चेहरे पर थोड़े चिंता के भाई भाव दिख रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि यार हुक्म क्या बात है कि आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? महाराणा अमर सिंह जी ने बात टालना चाहा, मगर मधुश्याम जी मेनारिया ने जब बार बार ये बात पूछी तो उन्होंने भी थकार के बता दिया कि भाई मेरी जो ये टेंशन जो है, चिंता का जो कारण है, वो आपका ही गांव है, उसका नाम क्या? मेनार गांव। अब मेनार गांव की जब ये बात थी तो उन्होंने कहा कि क्या टेंशन है हमारे गांव से? तो कहा कि आपके गांव में मुगलों की चौकी बनी हुई है, यही सबसे बड़ी क्या विडंबना वाली बात है। तो फिर मधुश्याम जी ने कहा कि अगर इतनी सी ही अगर चिंता है तो ये तो हम ऐसे ही दूर कर सकते। तो उन्होंने कहा कि कैसे दूर करोगे? तो मधुश्याम जी मेनारिया ने कहा कि अपन युद्ध करके डायरेक्ट इनको निपटा देते, मगर दिक्कत ये थी कि भाई मुगलों की तरफ से बैक टू बैक आक्रमण हो रहे थे, और अगर भाई ऐसा ही किया जाए तो और आक्रमण होंगे। मुगलों की साइड में तो ये था, वो तो एक समुंदर है, उसमें तो बाल्टियां भर भर के पानी निकाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने मेवाड़ वाली तरफ में एक टंकी है, जिस टंकी में से पानी निकालेंगे तो वो कम होता जाएगा, बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो यहाँ के सरदारों की जब मृत्यु होगी तो भाई मेवाड़ कमजोर स्थिति में जाता जाएगा। तो फिर भाई मेनार के जो मधुश्याम जी मेनारिया थे उनको युद्ध के लिए तो मना किया गया। तो फिर उन्होंने कहा, अपने मेवाड़ की एक कहावत है कि जटे बड़ू काम नहीं चले वटे कड़ू काम चले, मतलब वहां पे किसका उपयोग किया जाए? बुद्धि का उपयोग किया जाए। उन्होंने बुद्धि का उपयोग करते हुए ही एक प्लान बनाया जिसमें कहा गया कि भाई होली के 2 दिन बाद जमरा बीज आने वाली है। जमरा बीज के दिन हमारे मेनार में जिमन रखा जाएगा। जिमन मतलब भोजन।
भोजन रखा जाएगा जिस भोजन में हम वो मेनार के जो मुगल सैनिक है उनको भी क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे। जब वो वहां पे आके पंगत में बैठेंगे तो ढोल का पहला ढाका बजेगा। ढोल का ढाका मतलब ये कि ढोल पर जब एक बार प्रहार किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ढाका। ढोल के पहले ढाके पर तो उनके सामने डूने पातल रखे जाएंगे, दूसरे ढाके में भोजन रखा जाएगा, और तीसरा ढाका जब बजेगा जैसे ही वो भोजन खाने के लिए नीचे झुकेंगे उनकी गर्दनें क्या कर दी जाएगी, अलग कर दी जाएगी। और इसी प्रकार जमरा बीज का दिन आया, जैसी प्लानिंग थी वैसी उसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। तो पहले ढाके पर डूने पातल रखे, दूसरे पर क्या किया गया, अपने ये भोजन रखा गया, और तीसरा जैसे ही खाने के लिए वो मुगल सैनिक नीचे झुके उनकी गर्दनें अलग कर दी गई। इस प्रकार मेनार के मेनारिया ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए बिना किसी युद्ध के वहां की जो मेनार की जो चौकी थी उसको मुगलों से क्या करवा दिया, मुक्त करवा दिया। और उसी वीरता की याद में आज भी जमरा बीच के दिन ओमकारेश्वर चौराहे पर कौन सी घेर रमी जाती है, तलवारों की घेर। क्लियर है, ये थी अपनी तलवारों की घेर। एक और घेर है, याद रख लेना उसको, राजस्थान के एक प्रसिद्ध कला प्रेमी व्यक्ति है जिनका नाम है निहाल अजमेरा। निहाल अजमेरा ने भिलवाड़ा में एक घेर शुरू की थी जिसका नाम था घूमर घेर नृत्य। तो आपसे अगर पूछा जाए कि घूमर घेर नृत्य कहाँ का है, कौन सा नृत्य, घूमर घेर नृत्य, ये वाली घेर आपके कहां पर रमी जाती है, भिलवाड़ा। और शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो निहाल अजमेरा। कौन थे, निहाल अजमेरा। क्लियर है, ये अपना कौन सा नृत्य था, घेर नृत्य। ठीक है, अब घेर नृत्य की शुरुआत कहां से हुई, मेवाड़। कौन सी जनजाति थी, अपने भील जनजाति। उसके बाद में कहां पर प्रसिद्ध हुआ, तो अपने ये क्या बोलते हैं, बाड़मेर। कहाँ पे, बाड़मेर। उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा कि कौन से वाद्य यंत्र, ढोल बाकिया थाली। कौन सा गीत, तो फाग गीत। कौन सा प्रसिद्ध स्थान था, तो कनाड़ा गांव बाड़मेर। आंगी बांगी की घेर कहाँ पे, लाखोटा गांव बाड़मेर। उसके बाद में अपने खांडे गया थे तो समझे ये तलवारों की घेर कहाँ पे, मेनार उदयपुर में। एक और बात याद रखना, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई 13 ताली नृत्य के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो वो है रामदेव जी का मेला। और अगर ये क्वेश्चन आवे कि घेर नृत्य के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो अपने बाड़मेर में एक मेला भरा जाता है जिस मेले का नाम है कानन मेला। क्या नाम है, कानन मेला बाड़मेर वाला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, घेर नृत्य के लिए। ये हमारे अमर सिंह जी का फोटो है। ठीक है, अगले नृत्य की तरफ बढ़ते। अगला नृत्य राजस्थान का एक आउटस्टैंडिंग नृत्य है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फायर डांस। क्या बोलते हैं, फायर डांस। ये किया कहां पर जाता है, तो जगह का नाम डायरेक्ट याद रखो क्योंकि पहली चीज इस नृत्य से यही पूछी जाती है कि इसका मंचन कहां पर किया जाता है। तो स्थान तो कौन सा है, कतरियासर बीकानेर। स्थान कौन सा है, कतरियासर बीकानेर। को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, BKN। ठीक है, किनके द्वारा किया जाता, पुरुषों द्वारा। किनके द्वारा, पुरुषों द्वारा। ठीक है, उसके बाद में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अपने नगाड़ा। कौन सा है, नगाड़ा। कौन से महीने में मेनली किया जाता है, तो होली के समथिंग समथिंग। सिंपल सा याद रखो, फाल्गुन में। कब, फाल्गुन में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो ध्यान से देखिए। हाँ, और कौन से जाट इसको करते हैं, तो जसनाती जाट। जसनाती महाराज जी के द्वारा जो 36 नियम दिए गए, उन 36 नियमों को जिन जाट समाज के लोगों ने माना वो कौन से जाट कहलाए, तो जसनाती जाट। किनके द्वारा, जसनाती जाटों द्वारा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो इसका मंचन कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप एक भाई साहब को देख रहे हो, वो भाई साहब किसके ऊपर खड़े हैं, तो नीचे अंगारे हो और अंगारे के ऊपर खड़े होके वो क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये अंगारों का ये धुना लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, धुना। इस धुने पर घूमते हुए वो कौन सा नृत्य कर रहे हैं, अग्नि नृत्य। देखो होता यूं है कि
अगर कभी आपने घाव से जो बच्चा है, अगर उसको मैं कहूँ कि धुनी का मतलब क्या होता है, तो वो बच्चा डायरेक्ट यूँ समझ जाएगा कि जैसे घाव में जिस स्थान पे थोड़े अंगारे इकट्ठे करके रख ले और हाथ तापने लग जाए, उसको अपन क्या कह सकते हैं, धुनी कह सकते हैं। या फिर अगर किसी महान संत ने अगर ऐसा ही वो जहाँ पर यज्ञ वगैरह किया जाता है वो अगर बना रखा, तो उसे भी अपन क्या कहते हैं, धुनी। छोटे से स्थान पर अंगारे रख रखे उसको क्या कहेंगे, धुनी। बड़े स्थान पर अगर अंगारे रख रखे तो उसको कहेंगे धुना। क्या कहेंगे, धुना। एक धुना क्या किया जाएगा, सजाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, अंगारे होंगे। अब इन अंगारों के ऊपर चलेंगे कौन, जसनाती जाट। ऐसे ही चलेंगे क्या, नहीं। सबसे पहले वो जसनाती जाट क्या करेंगे कि अपने गुरुजी, उनके वर्तमान जो भी कौन गुरुजी जो होंगे, उन गुरुजी की चरण स्पर्श करके उनसे क्या ली जाएगी, आज्ञा ली जाएगी। और इस नृत्य को शुरू करने से पूर्व, किससे पहले, शुरू करने से पूर्व वो एक संत महाराज की जय बोलेंगे, जिनका नाम है सिद्ध रुस्तम जी की जय। किनकी जय बोलेंगे, सिद्ध रुस्तम जी की जय। सिद्ध रुस्तम जी की जय बोलकर इस धुने पर कदम रखेंगे और धुने पर आकर वो क्या करेंगे, अग्नि नृत्य करेंगे। अग्नि नृत्य करते दौरान वो एक शब्द बार बार बोलेंगे, और वो शब्द क्या है, नृत्य करते दौरान वो बोलते हैं फतेह फतेह। क्या बोलते हैं, फतेह फतेह। अब आप कहोगे कि गुरुजी वो फतेह फतेह क्यों बोल रहे हैं, तो फतेह फतेह बोलने के पीछे कारण ये है कि आज चाहे भले आप ऐसे ही बैठे हो, मैं आपके पास में एक गरम गरम बोतल ला के, बोतल तो क्या, गरम गरम कटोरी ला के रख दूं, तो आपका हाथ हल्का सा भी टच नहीं होगा। उससे पहले आपका जो दिमाग, जो छोटा दिमाग, कभी सुना होगा, नाना पाटेकर हमेशा कहता था, वो छोटा दिमाग क्या करता है, एकदम से रिएक्ट करता है, और आप क्या करोगे, उससे हाथ पीछे खींच लोगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी देखे तो अग्नि का क्या है, डर है। इन लोगों ने उसी डर पर क्या हासिल की है, जीत हासिल की है। जीत का पर्यायवाची क्या होता है, फतेह। तो वो उस नृत्य को करते दौरान क्या बोलते हैं, फतेह फतेह। दूसरा कारण ये कि अग्नि पर नृत्य करे तो जोश होना चाहिए। एक तो जोश की भावना कौन पैदा करता है, वो नगाड़ों की आवाज, और नगाड़ों की आवाज के साथ में जब बार बार फतेह 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 बोलते हैं तो इनमें वो जोश का भाव रहता है। उसी जोश के भाव के कारण ये आसानी से क्या करते हैं, इस नृत्य को करते हैं, और इस नृत्य का नाम क्या है, अग्नि नृत्य। ठीक है। ऐसे शानदार नृत्य को संरक्षण देने का श्रेय, खैर मैं उनका फोटो नहीं ला पाया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए जरूर उनका फोटो लूंगा। उनका नाम है महाराजा गंगा सिंह जी। अग्नि नृत्य को संरक्षण देने का श्रेय, संरक्षण किन्होंने दिया, तो बीकानेर के महाराजा है, जिनका नाम क्या था, महाराजा गंगा सिंह जी, जिनके उपनाम से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उपनाम में एक नाम लिखूं तो वो तो है कलयुग का भागीरथ। कलयुग का भागीरथ। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ प्रिंस जिसको हम कहते हैं। और कहें तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजा। और अगर कहूं तो राजस्थान में सबसे पहले नहर लाने वाले कौन है, महाराजा गंगा सिंह जी, गंग नहर के प्रणेता। देखो नाम क्या क्या है, कलयुग का भागीरथ। देखो हुआ यूं था कि भाई गंगा नदी जो है, किसी समय में गंगा मैया हमारे ब्रह्मलोक में थे, तो हमारे भारत के, हमारे धरती के एक राजा थे जिनका नाम था भागीरथ जी। भागीरथ जी के पूर्वजों को की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने भगवान की तपस्या की, और भगवान की तपस्या के पश्चात गंगा मैया जो थी, गंगा मैया को नदी के स्वरूप में कहाँ पर
आने का निमंत्रण दिया तो धरती पर, मगर दिक्कत ये थी कि भाई गंगा मैया जो है वो सेठ ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से डायरेक्ट अगर गंगा मैया नीचे आएंगे नदी के रूप में तो उनका वेग इतना तेज होगा कि वो डायरेक्ट कहाँ पर चले जाएंगे, पाताल में चले जाएंगे। और भागीरथ जी जिस कारण के लिए, जिस उद्देश्य के लिए माता जी को धरती पर लाना चाहते थे, वो क्या हो जाता, विफल हो जाता। इस वजह से बीच में एक डैम की जरूरत थी, एक जगह जहां पर वो नदी रुके और वहां से उसका बहाव क्या हो, कम हो। तो ये काम किन्होंने किया था, महादेव जी ने। महादेव जी ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में बांध लिया, वहां से फिर गंगा मैया कहां पर आई, धरती पर आई। ठीक है, तो पुराने समय में देखा जाए तो सतयुग में धरती पर गंगा मैया को लाने वाले कौन थे, भागीरथ। जिस बीकानेर की धरती पर पिछले हजारों सालों में कोई नदी, कोई पानी का एक कतरा नहीं था, वहां पर जब हमारे महाराजा गंगा सिंह जी सतलज नदी का पानी रोककर जब वहां से एक पूरी की पूरी नहर लाए तो वहां के लोगों को गंगा सिंह जी के रूप में कौन दिखे, भागीरथ। इस वजह से लोगों ने इन्हें उपाधि क्या देती, राजस्थान का भागीरथ या फिर कलयुग का भागीरथ। अंग्रेजों ने सभी राजकुमारों के लिए और राजाओं के लिए एक चैम्बर बनाया था जिसका नाम था नरेंद्र मंडल। उस समय लगभग 1920 की बात है ये, उस समय भी भारत के समस्त राजाओं ने अपने अध्यक्ष के रूप में जिस राजा को चुना वो कौन थे, बीकानेर के महाराजा जिनका नाम क्या था, गंगा सिंह जी। उसके बाद में तीनों गोलमेज सम्मेलन में तो खुद गांधी जी नहीं जा सके, मगर अपने यहाँ के एक राजा गए जिनका नाम क्या है, महाराजा गंगा सिंह जी। और गंग नहर किसने बनी, महाराजा गंगा सिंह जी। तो ये नृत्य आपका कौन सा है, अग्नि नृत्य। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य है चरकुला नृत्य। बहुत ही शानदार नृत्य, सिंपल है, ये तो एक दो लाइन में ही खत्म हो जाएगा। कहां पर किया जाता है, भरतपुर में। कहां पे, भरतपुर। किनके द्वारा, महिलाओं द्वारा। किनके द्वारा, महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी देर रुको, चरकुला पूछू उससे पहले मेरे को एक शब्द का मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होता है, चकला। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि सर चकले का मतलब क्या होता है, सोचो। तो मेरी बात सुनो, अपने मेवाड़ में जिस चीज को कहा जाता है चंगलोटा, जिस पे अपन रोटियां बेलते हैं, उसी को अगर मारवाड़ में चले जाओ तो उसको कहा जाता है चकला। क्या कहा जाता है, चकला। अब मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि चकला जो शब्द है वो आपके एक शब्द से बना है, जो कि शब्द कौन सा है, चरकुला। क्या है, चरकुला। चरकुले का मतलब होता है गोल पहिया, उस गोल पहिए जैसा ही आपके क्या दिखता है, चकला दिखता है। इस वजह से वो अभ्रंश रूप में क्या बना, चकला। मेवाड़ में आया तो वो और खतरनाक बन गया, चंगलोटा बन गया। ठीक है, तो यहां पर अगर चरकुला नृत्य नाम आया है तो इसमें मतलब भी यही है कि इसमें भी कहीं ना कहीं पर तो क्या होगा, गोल पहिया होगा। हाँ, उसी गोल पहिए में 108 दीपक, कितने दीपक, महिलाओं द्वारा गोल पहिए में, गोल पहिए में गिनती ये की यही रहेगी, 108 दीपक प्रज्वलित कर यह नृत्य किया जाता है। किया जाता है। क्लियर है, सिंपल सा। चरकुला नृत्य कहाँ का है, भरतपुर का। किनके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। और कितने दीपक जलाए जाते हैं, 108। किस पर जलाए जाते हैं, तो दीपक पर। ये देखो, अब देखो, एक पे तो नहीं आएंगे 108, तो एक के ऊपर बीच में घड़ा रखा, ऊपर एक और पहिया रखा, वापस बीच में घड़ा रखा, एक और पहिया रखा, ऐसे करते करते उन सभी पर कितने दीपक टोटल जला रखे, तो 108 दीपक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मछली नृत्य। खैर, मछली नृत्य आज के समय में इस नृत्य का मंचन नहीं होता है, इस वजह से इस नृत्य का कोई फोटोग्राफ आसानी से नहीं मिलता। कहीं पर आपको अगर मुश्किल से अगर कहीं पे पिक्चर किसी ने बना रखी हो वो मिल जाए तो भली है, बाकी इसका फोटो नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई ये देखा जाए तो एक कुप्रथा टाइप हो गया था। क्या है, तो सुनना। कहां पर किया जाता है, बाड़मेर में। कहां पर, बाड़मेर में। कौन सी जाति की कन्या, बंजारा जाति की कन्या। कौन सी जाति, बंजारा जाति की कुंवारी कन्या। बंजारा जाति की कुंवारी कन्या द्वारा, कुंवारी
कन्या द्वारा इस नृत्य का क्या होता है? मंचन होता है। एकमात्र नृत्य, एकमात्र नृत्य जो खुशी से शुरू होकर दुख पर क्या होता है? खत्म। दुख पर क्या होता है? खत्म। क्या है ये नृत्य? तो अब समझना। होता ही है कि बंजारा जाति की एक कुंवारी कन्या होती है, जिस कुंवारी कन्या को उसी के परिवार की या फिर उसी के समुदाय की जो वृद्ध महिला होती है वो उसको कहती है कि बेटा हमने तेरा ब्याह जो है चंद्रमा के साथ में क्या कर दिया? तय कर दिया है। तो अब भाई जो चंद्रमा जो है उनकी तेरे से शादी होगी, तो अब तेरे को ये करना है कि वो चंद्रमा अभी तो कहाँ पर है? आसमान में। तुझे क्या करना है? उस चंद्रमा को खुश करना है और उसको कहाँ पर बुलाना है? धरती पर बुलाना है, ताकि वो तुझसे क्या कर सके? ब्याह कर सके। अब होता ही होगी तो वो कुंवारी कन्या पूछती है कि भाई मैं उसको कैसे धरती पर बुलाऊंगी? तो कहा जाता है कि अगली जो भी पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा के दिन उस चांद को देखते हुए तू क्या करना? नृत्य करना। और नृत्य करते हुए जब तक वो धरती पर नहीं आ जाए तब तक आपको क्या करना है? नृत्य करना है। इसी प्रकार ये नृत्य शुरू होता है। अगली जो भी पूर्णिमा जो आती है उस दिन वो बंजारा जाति की कुंवारी कन्या बड़े ही उत्साह के साथ में क्या करती है? इस नृत्य को शुरू करती है। मगर हम भी जानते हैं कि चांद कभी धरती पर तो आ नहीं सकता, इस वजह से वो नृत्य करती रहती है और धीरे धीरे जब उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है तो वो मूर्छित होकर कहाँ पर गिर जाती है? धरती पर। ये धरती कौन सी है? बाड़मेर की धरती, जो कि कौन सा एरिया है? मरुस्थल वाला एरिया। उस धरती पर कोई व्यक्ति अगर मूर्छित होकर गिरेगा तो वो बिल्कुल उसी प्रकार तड़पेगा जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। तो इसी प्रकार इस नृत्य का नाम क्या है? कि एकमात्र नृत्य है जो कि खुशी से तो शुरू होता है, दुख पर क्या होता है? खत्म होता है। और नाम मछली क्यों पड़ा है? क्योंकि अंतिम वाली अवस्था को देखते हुए इस नृत्य को क्या कहा गया? मछली नृत्य। कहां पर? बाड़मेर। कौन सी जाति की कन्या? तो बंजारा जाति की कुंवारी कन्या द्वारा। राजस्थान में अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो खुशी से शुरू होकर दुख पर खत्म, तो आपका मछली नृत्य। अगर आपको पूछा जाए एकमात्र शोक सूचक नृत्य, कौन सा नृत्य? एकमात्र शोक सूचक नृत्य, इस नृत्य का नाम है घूमर घुमरा नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर घुमरा नृत्य। कहाँ किया जाता है? वागड़ में। कहाँ पर? वागड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सी जाति द्वारा? ब्राह्मण जाति द्वारा। कौन सी जाति द्वारा? ब्राह्मण जाति द्वारा। वागड़ प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां पर ब्राह्मण जाति की महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? घूमर घुमरा नृत्य, जो कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा नृत्य है? शोक सूचक नृत्य। और अगर ये पूछा जाए कि खुशी से शुरू होकर दुख पर कौन सा खत्म होता है, तो मछली। और एकमात्र अगर कोई शोक सूचक है जो कि आपको ये बताता है कि दुख प्रकट करता है, तो वो नृत्य कौन सा? घूमर घुमरा नृत्य। क्लियर है? अगला, हाँ ये अच्छा फोटो है, ये क्या है बताओ? संदूक टाइप लग रहा है, मगर संदूक कैसा है? छोटा है। ठीक है। अब आगे एक और शब्द लिख रखा है, वो है छाबड़ी। क्या है? छाबड़ी। क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि मेरे को ये बता सके कि इस छाबड़ी का मतलब क्या होता है? और पहली बार ये राबड़ी नहीं है, ये छाबड़ी ही है। तो छाबड़ी का ही शब्द सोचना, सोचो। सुनो मेरी बात। राजस्थानी जो भाषा है इसमें छोटी संदूकची, कैसी संदूकची? छोटी जो संदूकची जो होती है, इस संदूकची को क्या कहते हैं? छाबड़ी। क्या कहते हैं? छाबड़ी। और इसी राजस्थानी भाषा के छाबड़ी शब्द को मेवाती भाषा में, कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में कहते हैं खारी। क्या कहते हैं? खारी। क्या कहते हैं? खारी। तो ये देखो, मैंने कल की क्लास में भी बताया था,
जो चीज़ें अपने बाकी सब्जेक्ट में हमारी डेली लाइफ में अलग है, वो चीज़ें अपने आर्ट एंड कल्चर में अलग है। हमारे यूँ खारी क्या है, वो जो अपन चाय के साथ में खाते हैं, मगर अपने यहाँ पर खारी किसको बोलते हैं? छाबड़ी को। कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में। आगे जाने पर एक नृत्य आएगा जिसका नाम क्या है? खारी नृत्य। कहाँ पर किया जाता है? तो मेवात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मेवात क्षेत्र। मेवात में अगर कहा जाए तो मेन जिला कौन सा? अलवर। कौन सा? अलवर। ठीक है, मेवात क्षेत्र में यह किया जाता है। कब किया जाता है? तो दुल्हन की विदाई के अवसर पर। यह याद रखना बस कि दुल्हन की विदाई के अवसर पर मेवात क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? खारी नृत्य। क्लियर है? ये सिंपल सा नृत्य था। कौन सा? खारी नृत्य। मेवात अलवर में कब किया जाता? दुल्हन की विदाई के अवसर पर। सिर पर वो ये छोटी संदूकची रख के ये नृत्य किया जाता है। उस संदूकची को देखते हुए ही मेवाती भाषा में उसको खारी कहते हैं, इस वजह से नाम क्या पड़ गया? खारी नृत्य। यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने भी ये खारी सिर पे रख रखी, इन्होंने भी इसी खारी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? खारी नृत्य। आगे बढ़े तो अगले तो सिंपल, देखो एक एक लाइन के नृत्य है। बिंदुरी, देखो मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ झालावाड़ का। मेरी अगर शादी होगी तो मेरी बनोली जो होगी, जो सीधी सी बात है, बारात कहाँ निकलेगी? झालावाड़ में। तो एक नृत्य तो तुम डायरेक्ट ही याद कर लो। बिंदोरी नृत्य कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालावाड़ में। डूंगरपुर के एकदम से सटा, सॉरी गुजरात के एकदम से सटा हुआ राजस्थान का जो जिला अगर आपसे पूछा जाए तो एक है डूंगरपुर। गरबा नृत्य अगर कहीं पर आएगा तो वो कहाँ पर आएगा? डूंगरपुर में। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर हमारे यहाँ पे भी तो नौरतों में गरबा किया जाता है। हाँ, मगर अपने आरपीएससी नहीं मान रही है। आरपीएससी बस यही कह रही है कि भाई अगर गरबा कहीं किया जाता है तो एक ही जगह किया जाता है, डूंगरपुर में। ठीक है, उसके बाद में अगला कौन सा है? डफ नृत्य। कभी गाना सुना होगा, डफली वाले डफली बजा, ऐसा गाना। तो वो जो बजा रहा है उसको कहते हैं डफ। और देसी में बताऊं डफ क्या होती? अगर मान लो तुम्हारे मन में कुछ जचे और आटा छानने की छानी तुम बजाने लग जाओ, तो उसी टाइप से लकड़ी की एक क्या होती है? डफ होती है। वो बजाते हुए पुरुष अगर डांस करे तो वो कौन सा कहलाएगा? डफ। डफ का ही बड़ा स्वरूप होता है जिसको कहते हैं चंग। क्या कहते हैं? चंग। वो चंग बजाते हुए तुम डांस कर रहे हो। या फिर एक और नृत्य आता है लहूर नृत्य। ये तीनों ही नृत्य आपके कहां पर किए जाते हैं? शेखावटी में। कहां पर किए जाते हैं? शेखावटी में। ये याद करो, खूब बार पूछे गए। डफ, चंग और लहूर कहां पर है? शेखावटी। एक और नृत्य आते हैं, ये स्टार मार्क करना है, ये केवल और केवल अपने अतरंगी नाम की वजह से एग्जाम में पूछा जाएगा। नाम क्या है? हुरंगा नृत्य। क्या नाम है? हुरंगा नृत्य। कहां पर है? भरतपुर। कहां पर है? भरतपुर। चरकुला नृत्य कहां पर था? भरतपुर। हुरंगा नृत्य भी कहां पर था? भरतपुर। लुम्बर नृत्य कहां का था? जालोर। कहां का था? जालोर। क्लियर है? उसके बाद में आगे बढ़े तो एक प्यारा सा नृत्य है जिसका नाम है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। कहाँ किया जाता है? किशनगढ़। कहां पर? किशनगढ़, जो कि आपके कहां पर पड़ता है? अजमेर। कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। कैसे किया जाता है? सिर पर चरी रखकर। सिर पर चरी रखकर उसमें कांगड़े। कांगड़े क्या होते हैं? तो कपास के बीज। कपास के बीज जलाकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी लाइन है, कोई याद नहीं रखना। किशनगढ़ अजमेर डायरेक्ट याद रहेगा। कौन सी जाति की महिला? ये ही हमेशा ज़्यादा पूछा गया, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। कैसे किया जाता है? देखो, एक मोटा होता है चरु जो किसी के माथे पे मेल दो तो उसके कुछ नहीं होता। एक चरु का बड़ा छोटा स्वरूप होता है जो कि जिसमें बच्चे पानी लाते हैं, अगर देखा हो तो मम्मी के साथ में जा रहे हो तो
उस छोटे चरू को कहते हैं चरी। क्या बोलते हैं? चरी। वो चरी ली जाती है, उसमें कपास के बीज डाले जाते हैं जिनको कहा जाता है कांगड़े, उसमें फिर तेल डाला जाता है, फिर उनको प्रज्वलित किया जाता है, फिर उनको महिलाएं सर पे रखकर क्या करेगी? नृत्य। उस चरी के नाम पर ही नृत्य का नाम क्या पड़ा? चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6-7 एक स्टार करके इस क्वेश्चन को लिखना। प्रसिद्ध नृत्यांगना आपके कौन है? तो उनका नाम है फल्गुबाई। क्या नाम है? फल्गुबाई। ठीक है कि भाई चरी नृत्य की अपने प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई। कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। और सिर पर क्या रखी जाती है? चरी। कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़, अजमेर का। ठीक है, अगला कौन सा? ढोला मारू नृत्य। सिंपल है, देखो ये नृत्य तो अपने कहाँ का है? झालावाड़। खूब सारी चीजें लिखेंगे इसमें। देखो पहला, नृत्य कहाँ का है? अपने झालावाड़ का। झालावाड़ में इस नृत्य को करने वाले कौन सी जाति है? बवाई। कौन सी है? बवाई। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आया आधे से ज्यादा बच्चे लड्डू लेके आएंगे। कारण ये है, क्वेश्चन घुमा के आएगा कि भवाई जाति द्वारा ढोला मारू नृत्य कहां पर किया जाता है। भवाई जाति का नाम सुनते ही अपने दिमाग में एक ही जगह आती है, उदयपुर, क्योंकि भवाई नृत्य किया ही कहां पे जाता है? उदयपुर। कोई होशियार बच्चा होगा वो ये सोच लेगा कि भवाई तो नहीं होगा, अपने ढोला मारू होगा। ढोला मारू के गीत कहां पे गाए जाते हैं? सिरोही में। मगर दोनों में ही वो क्या लेके आएगा? लाडू लेके आएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है? झालावाड़। भवाई जाति द्वारा ढोला मारू नामक नृत्य कहां पर किया जाता है? तो झालावाड़। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है ढोला मारू के गीत। ढोला मारू गीत अपने गाए जाते हैं सिरोही में। कहां पे गाए जाते हैं? सिरोही में। उसके बाद में अपने राजस्थान में एक होटल है, जो कि अपने राजस्थान में देखो टूरिज्म विभाग को बढ़ावा या फिर अपन कहे कि भाई फेमस करने का, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आगे बढ़ाने का जो काम जो है वो है आरटीडीसी का, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। आरटीडीसी के द्वारा ही राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग क्या बना रखी है? होटलें बना रखी है, जिनको अपन आरटीडीसी होटल कहते हैं। तो आरटीडीसी ढोला मारू होटल अपने कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर। आरटीडीसी ढोला मारू होटल कहां पर है? ये आपके बीकानेर में। और सुनो, ढोला मारू का सर्वाधिक चित्रण, ढोला मारू के सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि पेंटिंग कहां पे बनी है, तो जोधपुर में। सर्वाधिक चित्रण कहां पर? जोधपुर में। ठीक है, एक और फैक्ट, मेवाड़ में, मेवाड़ में ढोला मारू का चित्र किसने बनाया? तो पहले जिस आदमी ने बनाया उसका तो नाम है नसीरुद्दीन। क्या नाम है? नसीरुद्दीन। मेवाड़ में ढोला मारू का चित्र बनाने वाला कौन है? नसीरुद्दीन। किनके शासनकाल में? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। और कहां बनाया था ये चित्र? तो चावंड में बनाया था। कहां पर बनाया था? चावंड में। तो चावंड चित्रशैली का भाग है कि नसीरुद्दीन द्वारा मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में ढोला मारू का चित्र बनाया गया? तो कौन है वो? महाराणा प्रताप। ठीक है, और देख लो, ढोला अपने कहाँ का राजा था? नरवर का राजा। कहाँ का राजा था? नरवर का राजा। नरवर कहाँ पे पड़ता है? एमपी। राजा। और अपने मारूनी का की राजकुमारी थी? बीकानेर की। का की? बीकानेर। बीकानेर में भी विशेष एक जगह है पुगल। क्या नाम है? पुगल। उस पुगल नामक स्थान की कौन राजकुमारी थी? अपने मारूनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या कहते हैं? मारू। क्या कहते हैं? मारू। ठीक है, ढोला मारू नृत्य झालावाड़ में, गीत सिरोही में, आरटीडीसी ढोला मारू होटल बीकानेर में, ढोला मारू का सर्वाधिक चित्रण कहाँ पे? जोधपुर। प्रेम कहानियों के सर्वाधिक चित्रण अपने यहाँ पे एक ही जगह हुए, जो कि कौन सी है? जोधपुर चित्रशैली। ये और याद रख। मेवाड़ में ढोला मारू किसने बनाया? नसीरुद्दीन। किसके शासनकाल में? तो महाराणा प्रताप। और कौन सी चित्रशैली में बनाया? तो चावंड चित्रशैली। ये देखो, ये है आरटीडीसी होटल ढोला मारू वाली, और ये आपके ढोला मारू है।
कहीं पर भी जाओ, किसी भी राजस्थान के ट्रेडिशनल होटल में जाओ, वहाँ पर अगर आपको ऐसा फोटो दिख जाए तो वो फोटो है किसका? ढोला मारू का। और ये फोटो किसके चित्र की कॉपी है? तो नसीरुद्दीन। किसके चित्र की कॉपी है? तो नसीरुद्दीन। नेक्स्ट आता है गुडला नृत्य, राजस्थान का एक आउटस्टैंडिंग नृत्य जो कि कहां पर किया जाता है? मारवाड़ में। कहां पर? मारवाड़ में। क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़। किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा। कब से कब तक? शीतला अष्टमी से, मतलब होली के 8वें दिन से, शीतला अष्टमी से गणगौर तक। गणगौर तक। कैसे किया जाता है? छिद्रित मटके में। कौन से मटके में? छिद्रित मटके में दीपक प्रज्वलित कर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अपने गुडला नृत्य। किसकी याद में? राव सातल की याद में। राव सातल की याद में। छिद्रित मटका किसका प्रतीक है? गुडले खान। इस नृत्य में जो छिद्रित जो मटका है वो किसके सिर का प्रतीक है? तो गुडले खान। ठीक है, चीजें लिखी हुई है, अब इनको समझते हैं क्या क्या है। सुनो मेरी बात। अपने मारवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था राव सातल। क्या नाम था? राव सातल। राव सातल ने जब अपनी गद्दी संभाली तो उसके बाद में कहीं ना कहीं पर ये हुआ, ये अपने राजसी ठाट बाट में ज्यादा रहने लग गए और इसी चीज का फायदा उठाकर अजमेर का एक हाकिम था जिसका नाम था मल्लू खान। उस मल्लू खान का एक सेनापति था जिसका नाम था गुडले खान। उस गुडले खान ने क्या किया? अपने जोधपुर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पीपाड़। उस पीपाड़ में क्या हुआ था? 140 तिजड़ियां। कौन? 140 तिजड़ियां। आप कहोगे कि सर तिजड़ियाओं का मतलब क्या होता है? गणगौर की पूजा करने वाली बालिकाओं को हम क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में? तिजड़ियां। उन 140 तिजड़ियाओं का हरण कौन कर लेता है? गुडले खान। कौन कर लेता है? गुडले खान। और जब ये बात वहां के लोग 140 तिजड़ियाओं का हरण करके गुडले खान कहां पे ले गया? अजमेर। और ये बात पीपाड़ के जो लोग थे उन्होंने जाकर किनको कही? राव सातल को। राव सातल को जब ये बात पता चली तो राव सातल खतरनाक विपर गए, मतलब गुस्सा हो गए। और गुस्सा होने के बाद में सेना तैयार की और तैयार करके किसके ऊपर आक्रमण किया? गुडले खान के ऊपर। गुडले खान को इस युद्ध में युद्ध करते हुए अपने साथ राव सातल ने इतने भर भर के तीर मारे और वो भी उसकी मुंडी पे ही मुंडी पे मारे, मतलब उसके मुंह पे ही मुंह पे मारे। तो उसका मुंह बिल्कुल उसी प्रकार हो गया था जैसे कि भूत की फिल्मों में अगर आपने वो ओल पिन वाला वो नींबू देखा हो जिसका मैंने फोटो भी लगा रखा है, इस नींबू की तरह मुंडी किसकी हो गई थी? आपके गुडले खान की। और फिर वो गर्दन काट के किनको दे दी गई? उन 140 तिजड़ियाओं को दे दी गई। दुर्भाग्यवश ये हुआ कि इस युद्ध में युद्ध करते हुए राव सातल गणगौर के दिन क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हो गए। और हमारे राजस्थान की रीति रिवाजों में एक प्रथा होती है जिसको कहते हैं ओक प्रथा। ओक प्रथा के तहत ये होता है कि अगर किसी त्योहार के दिन अगर कोई हमारे परिवार का सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो हमारे परिवार में वो त्योहार जब तक नहीं मनाया जाएगा तब तक उसी त्योहार पर किसी बच्चे का जन्म ना हो। तो अपने मारवाड़ में राव सातल की मृत्यु गणगौर पर हुई थी, इस वजह से अपने मारवाड़ का जो राज परिवार है वो क्या नहीं मनाता है? गणगौर नहीं मनाता। किस प्रथा के तहत? ओक प्रथा के तहत। 140 तिजड़ियाओं को वापस पीपाड़ भेज दिया गया, मगर दिक्कत ये थी इस बार जब आई तो एक बालिका एक्स्ट्रा आ गई। उस एक एक्स्ट्रा बालिका का नाम मिलता है गिंदोली, जो कि गुडले खान की क्या मानी जाती है? पुत्री। और इसी के द्वारा सबसे पहली बार कौन सा नृत्य किया गया था? गुडला नृत्य। क्लियर है?
तो बालिकाओं का हरण कहाँ से किया था? पीपाट से। मारवाड़ के राजा कौन थे? राव सातल। किसकी मुंडी पे तीर तीर मारे थे? गुडले खान। तो वो जो छिद्रित मटका है, हाँ, अब इसी वृतांत को याद करते हुए एक मटका लिया जाता है जिसमें क्या होते हैं? छेद। उस मटके में क्या जलाया जाता है? दीपक। वो छिद्रित मटका किसके सर का प्रतीक होता है? गुडले खान के सर का प्रतीक। और ये नृत्य किसकी याद में किया जाता है? तो राव सातल की याद में। क्लियर है? और कब से कब तक किया जाता है? तिथियां कोई याद नहीं रखना, डायरेक्ट याद करो। शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक कौन सा डांस है अपने? गुडला। ये तो समझ में आ गया, राव सातल की याद में और गुडले खान का जो है छिद्रित मटका। ठीक है, और सुनो, गुडला नृत्य को संरक्षण, नृत्य को संरक्षण। देखो, जैसे अपने राजस्थान का मैंने कहा कि शान और पहचान क्या थी? घूमर थी। वैसे ही अपने मारवाड़ की शान और पहचान कहा जाए तो एक नृत्य था, जो कि कौन सा था? गुडला नृत्य। मारवाड़ के जोधपुर के ही रहने वाले राजस्थान के एक प्रसिद्ध कला प्रेमी व्यक्ति हुए जिनका नाम था कोमल कोठारी जी। क्या नाम था? कोमल कोठारी जी। कोमल कोठारी जी ने क्या किया? 1960 आते आते, कौन सा वर्ष? 1960 आते आते मारवाड़ में एक चीज नोटिस की कि आज़ादी के बाद में हम हमारे जीवन को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम हमारे राजस्थान की जो सांस्कृतिक जो कलाएं जो है उनको ही क्या करते जा रहे हैं? भूलते जा रहे हैं। तो राजस्थान की कलाओं को संरक्षण देने के लिए कोमल कोठारी ने 1960 में एक संस्थान की स्थापना की जिसका नाम क्या था? रूपायन संस्थान। क्या नाम था? रूपायन संस्थान, जो कि आपके जोधपुर में कहाँ पर स्थित है? बोरुंदा। कहाँ पे स्थित है? बोरुंदा, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर। कहाँ पे? जोधपुर। और इसी रूपायन संस्थान द्वारा आपके गुडला नृत्य को क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया। ठीक है, देखो, हुआ यूं, आज से कुछ सालों पहले जाए तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था, रूपायन संस्थान कहाँ पर है? सबको याद हो गया, बोरुंदा, जोधपुर में। फिर पूछा गया साल कौन सा, तो वो भी याद हो गया, 1960 में। फिर पूछा गया संस्थापक कौन है, तो कोमल कोठारी, ये भी क्या हो गया? याद हो गया। पिछला जो वन रक्षक का जो एग्जाम गया उससे आपके एक नया ट्रेंड चालू हुआ, वो ये था कि सह संस्थापक कौन है? क्या पूछा उन्होंने? सह संस्थापक। तो रूपायन संस्थान का सह संस्थापक वही व्यक्ति है जिसके साहित्यों की तुलना अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर के साहित्यों से की जाती है, जिनको हम राजस्थान का शेक्सपियर बोलते हैं। और उनका नाम क्या है? विजयदान देथा। क्या नाम है? विजयदान देथा। विजयदान देथा को सह संस्थापक थे। एक तो इनका साहित्यिक नाम क्या है? विजय, मतलब कोई भी साहित्य रचना करते थे पीछे ही अपना नाम पूरा विजयदान देता ना लिखकर क्या लिखते थे? विजी। क्या लिखते थे? विजी। और इनको और क्या कहते हैं? राजस्थान का शेक्सपियर। राजस्थान का शेक्सपियर। और यही अपने रूपायन संस्थान के क्या है? सह संस्थापक। क्लियर है? तो ये नृत्य आपका कौन सा था? गुडला नृत्य। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि छिद्रित मटके में, मटकों से संबंधित 3 या 4 फैक्ट बता रहा हूं। मटके, ध्यान से देखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आया छिद्रित मटके में। छिद्रित मटके में दीपक प्रज्वलित करके जो डांस किया जाता है वो कौन सा है? गुडला। अपन ने अभी पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। कहां पे? जोधपुर। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, छोटे छिद्रित मटके में। कौन से मटके में? छिद्रित मटका तो है मगर कैसा मटका है? छोटा। छोटा छिद्रित मटका आ जाए तो याद रखना उसको कहते हैं झांझी। क्या कहते हैं? झांझी नृत्य। ये भी आपके कहाँ का है? मारवाड़। कहाँ का है? मारवाड़। छोटा छिद्रित मटका झांझी वो भी मारवाड़ का है। गुडला भी कहाँ का है? मारवाड़ का। फिर क्या आता है? कांसे के घड़े में। कौन से घड़े में?
कांसे के घड़े में दीपक जलाकर, दीपक जलाकर कौन सा डांस? चरेवा। कौन सा डांस? चरेवा नृत्य। कौन सी जाति में? माली जाति। कौन सी जाति? माली जाति। माली जाति में किसी भी बच्चे का अगर जन्म होता है तो उसके जन्म के अवसर पर कांसे का जो घड़ा जो होता है उसमें दीपक जलाया जाता है, फिर डांस किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? चरेवा। क्या कहते हैं? चरेवा। एक लास्ट अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सा? चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। क्लियर है? तो ये 4 फैक्ट आप अलग से याद रखना। चित्रित मटका कौन सा? गुडला जोधपुर। छोटा चित्रित मटका कौन सा? झांझी नृत्य। कांसे के घड़े में दीपक जलाकर चरेवा। और चरी नृत्य तो नॉर्मल सी छोटी सी चरी में कांगड़े जलाकर। क्लियर है? क्षेत्रीय नृत्य का जो पहला भाग है वो तो इस नृत्य के साथ में यहीं पर समाप्त होता है। अगले कुछ और क्षेत्रीय नृत्य जो है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।